बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन के साथ मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे और हमारा ये अज़ीम वतन तरक्की के रास्ते पर तेज़ी से गामज़न हो, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। पाकिस्तान की खुशहाली एक तरफ आवाम की खुशहाली है, दूसरी तरफ आलम इस्लाम के मजबूत किले की अलामत होगी। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें? जी, आज वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास था जिसमें कि इलेक्ट्रिक के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। फिर शेख रशीद साहब ने होटल वगैरह खोलने की तजवीज़ दी। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने असद उमर के हवाले कर दिया कि वो इसका जायज़ा लें। फिर ईद उल अज़हा के SOPs के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई, इस पर भी बात करेंगे। फिर बच्चों के पसंदीदा खेल PUBG पर पाबंदी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी, तो हाई कोर्ट ने उस पर फ़ैसला महफूज कर लिए है। PTA के वकील का कहना था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ और चंद गैर अखलाकी मनासिर की वजह से हमने इस पर पाबंदी लगाई है, जिस पर अदालत ने इस्तिस्तार किया कि जनाब इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद का ज़िक्र आपके मीटिंग नोट्स में नहीं है और मीटिंग मिनट्स में क्यों नहीं है, तो जिसका वो जवाब न दे सके। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये कहकर अगर आपने गेम्स पर पाबंदी लगानी है तो फिर तो आप तमाम गेम्स पर पाबंदी लगा देंगे, ये आपकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बहरहाल क्या फ़ैसला आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये सुनवाई जो हुई, जो गुफ्तगू हुई, उस पर भी जायज़ा लेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है और कहा है कि हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, और दोनों हाई कोर्ट्स को, सिंध हाई कोर्ट को भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी हिदायत की गई कि आप इस मामले को जल्द अज जल्द जो निपटाएँ ताकि मामला आगे बढ़े। फिर मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, इसका भी जायज़ा लेंगे कि और इस अम्र का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि आलमी ताकतों में किस तरह की रस्साकशी जारी है और क्या एक नई जंग के बादल ख़ित्ते पे मुंडला रहे हैं या नहीं। लेकिन आज हम बात शुरू करते हैं मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल से। मज़हर बरलास साहब, आलमी सियासत, क्योंकि आलमी सियासत के मामला बड़े गंभीर दिखाई पड़ते हैं, तो क्या कहते हैं, एक ओवरऑल पहले आप सिनेरियो पेश करें, फिर उस पर हम डिटेल्स में जाएंगे इनफरादी तौर पर। अच्छा जी, ओवरऑल जो सूरत हाल है वो तो ये है कि दुनिया में इस वक्त एक तरफ मईशत की जंग जारी है और इस मुआशी जंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जंग हो रही है, साइबर की जंग हो रही है। अच्छा जी, उसके अलावा इत्तेहादियों की एक तरह से जंग है, कौन सा मुल्क किसका इत्तेहादी बन रहा है, और असले की दौड़ भी इसमें शामिल है। गुज़श्ता दिनों ईरान के दफ़ाई सिस्टम पे कुछ साइबर हमले हुए। बिल्कुल सही। और ज़ाहिर है ईरानियों का जो शक था, उनका शक था कि ये इसराइल और अमेरिका ने किए। तो इंसान अपने दुश्मन की तरफ ही देखता है ना जी। दुरुस्त है। उन्होंने उसका बदला लिया। साइबर का जो वार हुआ उसको साइबर से ही उन्होंने उसका जवाबी कार्रवाई कर दी। जवाबी कार्रवाई इस तरह की कि कैलिफोर्निया में साहिल पे खड़े अमेरिका के बड़े बैरी बेड़े में धमाके हुए और अमेरिकन मीडिया कह रहा है जी कि 21 अफराद ज़ख्मी हुए, कि पता नहीं कितने ज़ख्मी हुए। वो शुरू में यही कहते हैं। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि शुरू में इसलिए कहते हैं कि जब जनरल कासम सुलेमानी को शहीद किया गया तो उसके बाद ईरानियों ने इराक़ में कायम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया था और शुरू में अमरीकियों ने कहा जी नहीं जी कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे जी फ़ौजी सिस्टम सारा महफूज है। बाद में वहाँ से लाशें बरामद हुई। सही है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और बाद में नुकसान मान लिया बिल्कुल माना, बिल्कुल माना। तो अभी भी जो अटैक हुआ है उस पर मान लिया जाएगा। अब हुआ ये है कि ईरान को इन्होंने नौकरे लगाने की कोशिश की अमरीकियों ने। इक्तसादी पाबंदियाँ, जोहरी पाबंदियाँ, फलानी पाबंदियाँ बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की तो चीन ने उसका हाथ पकड़ लिया है। चीन वहाँ 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है ईरान में। 25 साल मुआहदा किया ईरान के साथ।
और ईरानी रहबर ने उसकी मंजूरी दे दी है, ईरान की काबीना ने मंजूरी दे दी है, ईरान की पार्लियामेंट में वो मुआहदा है। सही है। ठीक है जी। इसके बदले को चीन पैसे नहीं लेगा ईरान से। चीन दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है तेल का। दुरुस्त है। चीन ईरान से तेल लेगा। बिल्कुल सही। वो तेल जिसके ऊपर अमेरिका ने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, वो अब चीन खरीदेगा और ओपनली एक एग्रीमेंट के तहत खरीदेगा। ओपनली खरीदेगा और ईरान जितना तेल रोज़ाना पैदा करता है चीन खरीद लिया करेगा। गुड। चीन में ये कैपेसिटी है। अब उसकी तकलीफ हो रही है कि ये क्यों हो गया। अब चीन कहता है मेरी मर्जी, ईरान भी कहता है हमारी मर्जी, भी जिससे मर्जी करें। जाहिर है। अब ईरान जो है वो एक ट्रेड कर रहा है रूस के साथ भी। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का खित्ता अहम बन गया है। ठीक वो है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि कैसे अहम बन गया। अच्छा जी, ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर चीनी बनाएंगे। ठीक हो गया। ईरान के साथ जो चीन का मुआहदा है उसमें मईशत भी शामिल है, उसमें दफा भी शामिल है, पूरा पैकेज है। और ईरान को चीन असला भी फराहम करेगा। गुड। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ईरान का दफाई सिस्टम मजबूत करेगा। अब मसला ये हो गया खड़ा अमरीकियों के लिए कि इधर ईरान है, इस तरफ पाकिस्तान है, ये समंदर जो है ये तो गया। सही है। और ग्वादर से आप चले तो आगे श्रीलंका की बंदरगाहें दोनों चाइना के पास हैं। उस तरफ जिबूती की बंदरगाह चाइना के पास है, हैफा की बंदरगाह चाइना के पास है, म्यांमार की बंदरगाह चाइना के पास है। तो हमारा तो समुद्रों में ठिकाना नहीं रहा। इस मकसद के लिए वो इंडिया को बहुत पंप कर रहे हैं कि लड़ो भाई, हम तुम्हें ये देते हैं वो देते हैं फलां। पिछले 10 सालों में इंडिया जो है दफाई निज़ाम पे खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बना है। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है। सही है। उसके बाद चीन खर्च करता है, उसके बाद इंडिया खर्च करता है। मगर इंडिया फंस गया है चूँकि चीन के पास जो ख़तरनाक हथियार हैं वो अमेरिका के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में जो सिक्योरिटी कैमरे लगे 3 साल पहले, उनकी छावनियों में, उनके दफातर में, उनके पीएम हाउस, पार्लियामेंट, हर जगह, और जो अमेरिका में भी लगे, अब पेंटागन ने बताया है अमेरिकन सदर को कि जनाबे वाला ये तो चीन की वो कंपनी है जो चीनी फ़ौज की है, तो ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जा रही है हमारी सारी चीन के पास। तो 3 साल से तो जा रही है। यकीन है। बिल्कुल सही। अब जब वो कैमरे लग रहे थे तो जाहिर है चीनी इंजीनियर वहां मौजूद थे, तो फिर वो कैमरे लगा रहे थे, तो उन्होंने बहुत कुछ उस वक्त लगा दिया। तो फिर कैमरे लगा रहे थे, फिर जैसे कैमरे लगते हैं ऐसे ही लगे होंगे। तो उन्होंने सारा सिस्टम जो है इनका कैप्चर किया हुआ है। अब ये परेशान है। सही है। अब अमेरिका एक नई चाल चल रहा है इस खित्ते में। उन्होंने कहा जी जैसे चाइना वाले वन बेल्ट वन रोड मुतारफ कराया प्रोग्राम दुनिया के लिए, हम जी C1 C5 प्रोग्राम मुतारफ कराते हैं इसी खित्ते के लिए। इस खित्ते को छोड़ना नहीं चाहता अमेरिका। सही। अब वो सहारे ढूंढता फिर रहा है। उसने बड़ा पहलवान ढूंढा था इंडिया, इंडिया नाकाम हुआ है। इससे पहले वो पाकिस्तान की बेस पर खेलता था और पाकिस्तान ने उसको जंगें जितवाई, रूस को शिकस्त दी, और भी खित्ते में जो मुल्क थे संभाले रखा पाकिस्तानियों ने, मगर इंडिया में इतनी पसली नहीं कि वो संभाल सके। अब उन्होंने तैयार किए हैं जी सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें और इंडिया, और कहा जी हम भी समंदर के रास्ते आपको ये देंगे वो देंगे फलां देंगे सहूलतें। अब पाकिस्तानियों के तरले शुरू कर दिए उन्होंने कि जनाब आप हमारे साथ तावन करें। चूँकि अगर इंडिया में गैस जानी है तो पाकिस्तान से गुजर के जाएगी। सही है।
पाकिस्तान में जो गैस आ रही है ईरान से वो शुरू होने वाली है, ये एक अच्छी खबर है। चलें, ये अच्छी खबर है। इन्होंने माजी में तो इन्होंने इसको बिल्कुल डाउन कर दिया था, अब पीछे कर दिया था, और चीन का पाकिस्तान की ये तरफ से ये मामला कहा जा है, रहा था कि देखिए। तापी की तरफ हम जाएंगे। जो वसी एशियाई रियासतों की आपने बात की, ये ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो लाइन थी तापी की बात हो रही थी कि हम इसकी तरफ जाएंगे। अब आपका कहना ये है कि पाकिस्तान ने टिल्ट लिया है, क्योंकि ईरान जो है वो तो लाइन बिछा चुका है पाकिस्तान की सरहद तक। हाँ, और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था, 700 किलोमीटर की लाइन बिछा पाकिस्तान दी थी। में उस वक्त ये तो जरदारी साहब के दौर में बिछी, फिर नवाज शरीफ का दौर इधर आ गया, जी हाँ, तो अमरीकियों का प्रेशर था नवाज शरीफ और नवाज साहब शरीफ पे, ने रोक दिया इसको, तो वो नहीं बना सके। और इमरान खान ने भी नहीं बढ़ाई 2 साल में, उस पर कोई बात अब तक ये नहीं हो की। गया है। अब देखिए, ईरान को भी पॉलिसी बदलना पड़ेगी, ईरान को भी इंडिया से दोस्ती छोड़ना पड़ेगी। ईरान का एक आज की जो अपडेट है आपके नज़र से इसलिए- गुजरी होगी कि जो ईरान का एक एग्रीमेंट था, एक ट्रेन का जो जहेदान से चाबहार तक के लिए लाइन थी, वो एग्रीमेंट ईरान ने आज ही मनसूख किया है इंडिया के साथ। इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक है। जी, ईरान को इसलिए मनसूख इंडिया के साथ माहदे करने पड़ेंगे कि ईरान का सारी जिम्मेदारी चाइना ने ले ली है, जी, और चाइना आजमूदा दोस्त है हमारा। तो आपको पता है मुश्किल वक्तों में चाइना खड़ा होता है, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ऐसे मौक़े पे खड़ा हुआ है कि कोई मुसलमान मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, चाइना खड़ा रहा। बिल्कुल खड़ा। यूएन में भी चाइना ने वीटो कितनी दफ़ा किया। और चाइना और अमेरिका में यही फ़र्क है कि अमेरिका दोस्ती में धोखेबाज है, चाइना दोस्त नवाज है। ये नहीं, अमेरिका साथ देता नहीं, चाइना साथ छोड़ता नहीं। चाइना नहीं छोड़ता। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो जी तो एक प्लीज, वजाहत कर दूं जी जी, जाहिर है कि कि नाज़रीन- ये जो अमेरिकी सदर है इस वक्त ट्रंप, उसका आप देख लें कि ट्रंप का जो कारोबार था इसके वालिद का, वो रियल स्टेट का था, और ट्रंप का जो बड़ा भाई था उसको वालिद बहुत गालियां देता था, और ट्रंप उस साजिश में मुलव्वस होता था, भाई को गालियां दिलवाने में, भाई को गालियां दिलवाने में, और ख़ुद कब्जे करने के चक्कर में होता था ट्रंप। तो ट्रंप की रिप्यूट बड़ी नेगेटिव रही, फैमिली में भी, अच्छा, अखलाकी हवालों से भी। जबकि जो सदर है चीन का शीपिंग 1953 में पैदा होता है। शिपिंग के वालिद वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके वाइस चेयरमैन थे, मगर 1963 में जब माओस के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली और उनको इक़्तिदार से हटाया गया, तो शिपिंग के वालिद को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। शिपिंग की वालदा को गद्दारी के जुर्म में गलियों में परेड करवाई जाती रही, गद्दारी के इल्ज़ाम में। गद्दारी के इल्ज़ाम में। शिपिंग की बहन को अगवा करके कत्ल कर दिया गया, और शिपिंग कहीं से 10 साल बच्चा था, कहीं से बच निकला। फिर माओस दोबारा आ गए इक़्तिदार में। 1971 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का यूथ विंग था उसमें 8 ट्राइयाँ की शिपिंग ने जाने की, नाकाम हुआ, 9वीं दफ़ा कामयाब हो गया। फिर उसके चंद साल बाद 1978 में सेंट्रल जो पार्टी थी उसमें दाखिल होने के लिए 11 दफ़ा ट्राई की, नाकाम हुआ, फिर कामयाब हुआ। लेकिन 1982 में जब उसको फौजियान में सूबे में डिप्टी लगाया गया, उसने करप्शन के ख़िलाफ़ ऐसा काम किया कि कम्युनिस्ट पार्टी वाह वाह कर उठी। उन्होंने उसको फौजियान का सरबरा बना दिया। सरबरा बना दी। ये बेसिकली इंजीनियर है जो शिपिंग है। सही। इसने जो लॉ और आइडियालॉजी की तालीम है वो बहुत बाद में, ये 2000 में ली है। सही। 2008 में वो बन जाता है जी पार्टी में, और अहम ओहदों पे आ जाता है, नायब सदर बन जाता है। 13 में होजिन ताओ के बाद उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं और सदर बनाते हैं। अब 2018 में ये हुआ कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उस पर इतनी मुतमिन और मुतफिक है कि उन्होंने चीन के सदर को ताहयात बना दिया सदर। ठीक हो गया। अब जो शिपिंग हैं वो ताहयात सदर है। सही हो ये गया। सारी बातें बताने का मकसद ये था
कि शिपिंग जो है उसने बचपन में बड़ी महरूमी देखी है। 10 साल के बच्चे के वालिद को जेल में फेंक दिया गया, सही उसकी है, वालदा को परेड करवाई जाती रही, उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया। ट्रंप के साथ तो ये नहीं हुआ। सही है, और शिपिंग जो है वो बड़ा दूरंदेश है, सही, और शिपिंग ने मुसीबत डाल दी हुई है इनको। सही, और इंडिया जो है वो लर्ज रहा है, लर्ज रहा है, जंग करने का हौसला नहीं, लेकिन अमेरिकी थपकी दे रहे हैं कि जंग करो। सही। और अगर जंग शुरू हुई तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी बुरी तरह हारेंगे। जी, अगर जंग शुरू हुई तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी बुरी तरह हारेंगे, ये कहना है मज़हर बरलास साहब का। और ख़िते की सूरत हाल जो है वो ख़ासी ख़तरनाक दिखाई देती है, और लगता है जिस तरह पहले एक कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद अचानक इस तरह के एक सूरत हाल पैदा हो गई थी, और यूँ लग रहा था कि जैसे कोई जंग अभी हुई कि हुई और वो टल गई थी। अल्लाह करे जंग टल जाए, क्योंकि जंगें ना हों तो ही बेहतर होता है। बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले ख़िते की सूरत हाल पे बात हो रही थी, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पे बात हो रही थी, चीन के सदर का सिलसिला क्या है, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, किस तरह तालीम हासिल की, किन हालात में वो पनपे, और उसके बरक्स अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी और वो मसनद इक़्तिदार पर कैसे पहुँचे। तक़ाबली जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे जनाब मज़हर बरलास साहब। मज़हर बरलास साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो हमने जहाँ से बात शुरू की कि ख़ित्ते पे जंग के बादल मंडला रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी? क्योंकि मैं इसलिए ये बात अच्छा कर रहा हूँ। जनाब, जंग से पहले एक तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा मकबूल हो गया है, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े मज़ाह निगार और शगुफ्ता तहरीरें लोगों की नज़र करने वाले बड़े हसमुख इंसान, शायर, अदीब, और कल हमने सफ़ीरों की बात की थी ना, बहुत कामयाब सफारतकार रहे नार्वे में, अताउल हक कासमी, जनाब अताउल हक वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और उनका मैसेज अभी मुझे मिला तो मुझे खुशी भी हुई कि चूँकि अताउल हक कासमी एक अहद का नाम है, बिलाशुबा अहद का नाम है, और ये उनका शुक्रिया अगर वो देख रहे हैं तो। और हम बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम उनको तकलीफ़ देंगे कि वो हमारे साथ किसी वक्त किसी शो किसी में वक्त फ़ोन पे ही उनसे नहीं तो चाहे बात टेलीफोन पे इस्लामाबाद आए हुए हों तो हमारे शो में शिरकत करें, नहीं तो टेलीफोन लाइन पे हम उनको ज़रूर जहमत देंगे और उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे और नाजरीन को भी मुस्तफ़ीद करेंगे। अच्छा जी, जंग की जो सूरत हाल है वो दो खित्तों में है, एक मशरक़ वस्ती में है और एक जनूबी एशिया के इस खित्ते में जिसमें हम बसते हैं। सही। मशरक़ वस्ती में ज़ाहिर है जैसे उन्होंने साइबर अटैक किया ईरान पे, ईरानियों ने अमरीकियों पे कर दिया है, इसराइल चुप बैठा है और अमरीकी भी खामोश हैं कि जनाब नहीं हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, जैसे चोर चोरी करके मुकरता है ना, ये आपको पता है बरलास साहब, इन गुज़िश्ता थोड़े से अरसे में 3 दफ़ा अटैक कर चुके हैं, तीसरा अटैक है ये। लेकिन अब वहाँ जंग के जो बादल हैं मंडला रहे हैं। ऐसे दूसरा आ जाइए जी, ये जो हमारा खित्ता है इसमें इंडिया से मज़ीद 12 किलोमीटर इलाका ले लिया चीन वालों ने। अब इंडियन जर्नैल जो है वो मुतालबा करते हैं, जो मीटिंग होती है ना जी जी चाइना वालों के साथ, कि जनाब नक्शे तो हमें दे दें। नक्शे चीन वालों से क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि चाइना नक्शा दे के फंस जाएगा कि यहाँ तक हमारी हदूद है। चाइना नक्शे नहीं दे रहा। बरलास साहब, मैं इस बात को एक और तरीके से करूँ अगर आपकी इजाज़त तो। वो मेरा ख्याल है, ये आपका तज्ज़िया है ना कि वो इसलिए मांग रहे हैं कि शायद फंस जाए। मेरा ख्याल है कि वो इसलिए मांग रहे हैं, ओ भाई जिन्ना तुसी लेना ले लो, बाकी सानू दस दे। अच्छा, ये जो उसकी बात कर रहे थे ना हम अमरीका सदर की शिपिंग की, हाँ जी, तो शिपिंग जो है ये ऐसे नहीं जैसे हमारी रियासत में जी अफवाज का सरबरा सदर है, वो फिजिकली है, ऐसे वो यूनिफॉर्म में जाता है, सही है, फौजी आदमी है शिपिंग जो है। सही है। अच्छा, उधर जनाब चाइना वालों से मार खाने के बाद अब इंडिया
इंडियन अवाम बाज नहीं आ रहे, कांग्रेस बाज नहीं आ रही, अपोजिशन लीडर बाज नहीं आ रहे, इंडियन मीडिया, लोगों को क्या जवाब दें? ठीक है, सही है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि गाय का पेशाब पी के गुजारा कर लो भाई। हाँ नहीं, कोरोना का तो बेहतरीन इलाज ठीक है, दरियाफ्त हो गया। जंग तो अब वो सोच रहे हैं अच्छा पाकिस्तान के साथ किधर से अटैक किया जाए जी, हल्की फुल्की जंग तो कोई ना कुछ करना पड़ेगा जी, लोगों को जवाब देना पड़े। खुद मोदी जी की पार्टी में लोग मोदी के खिलाफ हो गए हैं, वो अगला लीडर अमित शाह को चुन रहे हैं और मोदी चाहता है कि मैं कोई ना कोई छेड़खानी करूं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तैयार है, पहले भी मैंने कहा था कि ना वो कश्मीर पे अटैक करेंगे, ना वो सियालकोट पे अटैक करेंगे, ना लाहौर पे, ना कसूर पे। इंडियन फ़ौज चाहती है कि हम अटैक करें बहावलपुर की तरफ से, राजस्थान की तरफ से। वो समझते हैं कि सिख रेजिमेंट हमने चाइना के ख़िलाफ़ लगा दी हुई है और गोरखे जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हमारे जो बाकी हिंदू बचते हैं वो इधर राजस्थान की तरफ बेहतर लड़ लेंगे। सही है। इंडिया एक तो असला बहुत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अली रज़ा साहब जंगों में जज्बे लड़ते, असला नहीं। लेकिन मज़हर बरलास साहब, मैंने दो छोटी छोटी बातें करनी, मैं आपकी बात कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहा था। आपको पता मैं इंटरप्ट नहीं करता। एक तो ये कि क्या यही दिन देखने के लिए हमने दुआएं मांगी थी कि मोदी जीत जाए? हमारे ऑन द रिकॉर्ड बयान है ना जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कि मोदी जीतेगा तो हमें ये फ़ायदा होगा। तो इन जंगों के ख़तरों के लिए, और दूसरा कल जिस वक्त हम उन कश्मीरी शहीदों का जिक्र कर रहे थे जिन 22 जवानों ने श्रीनगर जेल के सामने अजान मुकम्मल की थी अपनी जानों के नजराने पेश करके 1931 में, तो कल ही हम भारत को रास्ता दे रहे थे कि अफ़गानिस्तान का माल जो ट्रांजिट ट्रेड है वो सारा बड़े बाइज़्ज़त तरीके से भारत जाया करेगा। उसमें हमने ये कहा जी भारत का सामान अफ़गानिस्तान नहीं जाएगा, हम अफ़गानिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उसका सामान भारत जाया करेगा, यानी फैसिलिटेटर हम फिर भी भारत के हैं। अच्छा, बात ये भारत है के लिए कि हमारी देखिए, नेक नियतियाँ भी हैं, बड़ी दुआएं भी हैं, फैसिलिटेटर्स भी हैं, और उधर जंग के खतरात भी हैं। ये बातें मेरी समझ से ऊपर ऊपर है। अच्छा, ये सोचने की बात है कि नवाज शरीफ के दौर में ये काम अगर होता था तो वो गद्दार वतन होता, तो उस पे नहीं, ये काम तो होता रहा ना, तो उस पे तनकीद होती थी कि जनाब इंडिया का माल अफ़गानिस्तान क्यों जा रहा है। और अगर वही काम इस दौर में हो रहा है, अफगानिस्तान का माल इंडिया जा रहा है। अब ये हाँ ये बात हाँ बरीकी ये है जी, वो लफ्ज़ों का हेर फेर है ना जी, जी, कान इधरों फड़ लो गाले की। यस यस। वो बात ये है कि अगर इस टेंशन के दौर में भी ये हो रहा है तो ये एक सवालिया निशान है और एन उस दिन हुआ है कि जो हमें हुकूमत कश्मीर ऐसा शुहदाए क्यों कश्मीर कर रही है। और सोचना चाहिए कि आपने दुश्मन को आप फैसिलिटेट करते देखिए कि हैं। जो लोग हमें अगर रेगुलर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो वो कहेंगे कि कल आप शुहदाए कश्मीर की बात कर रहे थे, आज आप ये भी बात कर रहे हैं, उधर आप ये बात कर रहे हैं कि जंग के खतरे हैं, मोदी तैयारियां कर रहे हैं जंग की, और उधर हमारी हुकूमत अगर उन्हें फैसिलिटेट भी कर रही है और उसके लिए मोदी के आने की दुआएं भी करती है और कहती है कि वो आए तो बिस्मिल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। इसको मैं मुख्तसरन ये ख़त्म करता हूँ यूँ कि हुजूर वाला, जब आप अपने दुश्मन को फैसिलिटेट करते हैं तो आप अपने दुश्मन की ताकत में इजाफा कर रहे होते हैं। आपको इससे बचना चाहिए। ठीक हो गया, दुश्मन की ताकत में इजाफे का बायस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ें। हाँ जी, वफाकी काबीना का इजलास था। शेख रशीद साहब ने तजवीज़ पेश की कि होटल्स खुलने चाहिए, होटल इंडस्ट्री से बहुत सारे गरीबों का रोज़गार वाबस्ता है, SOPs वगैरह को अब देख के तो उनको खोलने की इजाज़त दे दी जाए। जिसके बाद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनाब असद उमर को कहा कि आप इस मामले को देख लीजिए। अच्छा, एक तो मुझे अली रज़ा साहब ये नहीं समझ आई पिछले 1.5-2 साल में कि ये जो वफाकी काबीना है हर हफ्ते इसके इजलास की क्या ज़रूरत है। जायज़ा लेता हूँ। ये कोई स्कूल है या ये कोई कॉलेज है कि जी वो मीटिंग है जी, ठीक है, या ये कोई अखबार चल रहा है। नहीं हो सकता वज़ीर आज़म साहब जायज़ा लेते हो कि वुज़रा को बच्चों वुज़रा के काम डिस्टर्ब होते हैं भाई, वुज़रा काम ही नहीं कर सकते, आप हफ्ते के मिड में रख देते हैं मीटिंग। माफ़ करना वुज़रा वैसे क्या काम कर रहे हैं? वो गुजारिश ये है कि मीटिंगें होती थी, वफाकी कैबिनेट की मीटिंग 2, 2.5, 3 माह बाद हो गई, चलो ये बड़ी जल्दी महीने बाद कर लें, ठीक है 15 रोज़ा कर लें, आपको बहुत हिसाब किताब लेना है। तो अगर हफ्ते बाद आप मीटिंग करते थे तो 2 साल में आपका रिजल्ट क्या है?
एक बात और भी फिर मुझे पूछनी पड़ेगी आपसे, ये भी तो बताना चाहिए एक बात ना। और भी मुझे पूछनी पड़ेगी। यहाँ कार्रवाइयों का मामला था कि जनाब वज़ीर आज़म इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स चेक किया करेंगे हर मिनिस्ट्री की, और हर मिनिस्टर को जिसकी कमज़ोरी होगी, जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आदाद शुमार आ चुके हैं जो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी मिनिस्ट्रीज, हालांकि वो बैठे हुए दौलत के सोने की कानों के ऊपर हैं, टैक्सों की सूरत में हर चीज़ उनके पास आ रही है, लेकिन उनका खसारा बढ़ गया है, उनकी कारकर्दगी ख़राब हो गई है। कारकर्दगी इतनी है कि चीख चिरागता बड़ा अच्छा है उनका। अच्छा जी, वो अजमल वज़ीर के ख़िलाफ़ तो बड़ी हटा दिया उसको, जी हाँ, फरदौस आशिक को भी, हाँ जी, हालांकि उन पे इल्ज़ाम लगे। चार्जेस थे, अभी प्रूवन नहीं है। अच्छा, फरदौस पर तो वो भी नहीं, नहीं, सही है। ठीक है, उसको तो वैसे ही वज़ीर आज़म हाउस की साजिशें ले डूबी। अब आ जाएं जनाब, वो यार वो मूछों वाला बंदा किधर गया, वो शब्बर, वो जो चेयरमैन बनाया था FBR का, वो 16 अरब का भाई हिसाब दे इस कौम को। और इमरान खान से गुजारिश है कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप तो बड़े इंसाफ पसंद हैं, बड़ा हिसाब किताब लेते हैं, तो आप अपना जो ये चंद्रा लगाया था आपने चेयरमैन, ज़ैदी साहब द ग्रेट, वही सारी ज़िंदगी वो लोगों को चोरी के रास्ते बताता रहा। तो वो फिर बता गया ना, 16 अरब का चूना लगा गया मुबैना एक तौर चोर पे। को- तो ये और तो क्या हालत करता, है। थोड़ी ठीक है। खिदमत की है उसने। तो अपने आज लोगों वफाकी काबीना में ये डिस्कस नहीं हुआ? की। नहीं जी, वफाकी काबीना में तो के इलेक्ट्रिक डिस्कस हुआ और उसका कोई फैसला नहीं हो सका, उसको पेंडिंग कर दिया गया। अच्छा, के इलेक्ट्रिक यानी से झगड़े मुझे मसले याद वाला ही कोई आया। मसला हल नहीं है। अब ये दो अमली है, आप देखिए, एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि बिजली हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, खर्च कम हो रही है। सही है। तो भाई अगर खर्च कम हो रही है, लोगों को ज़रूरत है बिजली की, तो बिजली क्यों नहीं देते? क्यों लोड शेडिंग हो रही है कराची जैसे शहर में? आपकी मुआशी शारग है, मुआशी हब है कराची, तो वहाँ क्यों लोड शेडिंग हो रही है? उसका जवाब नहीं देते। और ये जो मीटिंगें और इजलास और बातें हैं ना, बातों से घर नहीं बनते अलवी साहब, सही है। ना बातों से मुल्क तरक्की करते हैं। गुफ्तगू जितनी मर्जी हीर रांझा सुनते रहो जितनी देर मर्जी, उससे रोटी तो नहीं मिलेगी। अच्छा, यानी आपका ख्याल ये है कि ये अमल की ज़रूरत है भाई। ये 2 साल हो गए हैं हम बातें सुन रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि बाज़ हुक्मरान जो हमारे हैं वो फ़लसफ़ा यूनान पे यकीन रखते हैं। उन्होंने माजी में पढ़ा होगा कि सुकरात कितनी खूबसूरत गुफ्तगू किया करते थे और उनके शागिर्दों ने फिर किस तरह खूबसूरत गुफ्तगू की, उन्होंने हक़ हुक्मरानी जिस तरह बताया, वो सारी बातें तो हमें बताते हैं। बात इम्प्लीमेंटेशन की है, और इम्प्लीमेंटेशन अल्लाह करे कभी हो। बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ़ चीज़ों का अहाता करने की कोशिश कर रहे थे। वफाकी काबीना में जो अहम फ़ैसले हुए उसकी बातचीत हो रही थी, और कुछ मामला, मीटिंग्स बुलाए जाने का मामला। एक अच्छी खबर भी आई है बसर बरला साहब, कामयाब जवान प्रोग्राम, नौजवानों को कर्ज़े देने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने दूसरे मरहले के लिए 25 अरब रुपए जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अच्छा जी, ये उस्मान डार साहब मुझे लगे समझ हुए हैं नहीं साहब। आती कि ये कहा जाता है कि लाहौर हमारी सकाफ़त का मरकज़ है, इल्म का मरकज़ है, अदब का मरकज़ है। पहले जैसे हुआ कि अताउल्ला कासमी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी लाहौर के नौजवान एक साफ़ी हैं, साफ़ी हमारा प्रोग्राम बहुत देखते हैं। जी जी, और उनको पता है, 2 साफ़ियों साफ़ी में बैठे हैं, और ये दोनों वो साफ़ी हैं जो मेहनत करके बैठे हैं, हेलीपैड से नहीं उतरे। बड़े पॉपुलर साफ़ी हैं लाहौर में, नौजवान बड़े बासलाहियत है। लुकमान शरीफ, जी जी, लुकमान शरीफ बड़े अच्छे, वो और भी लिखते बड़े अच्छे, कालम उनके बड़े अच्छे कालम हैं, और प्रोग्राम वो भी देख रहे हैं। अच्छा जी, पबजी के हवाले से 2 आरा पाई जाती हैं माशरे में। जी ठीक है। कुछ लोग तो सिरे से इसके ख़िलाफ़ हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दोनों की आरा को सामने रखते हुए बात करेंगे कि हजूर वाला, आपके नौजवानों के पास तफरी के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नौजवान है, जी सिनेमा आपके बंद है, जी,
सिनेमा कल्चर तो वैसे ही ख़त्म हो गया। कोई शक ज़ियाउल हक साहब का दौर आया तो सिनेमा कल्चर आपका लपेट लपूट कर रख दिया गया, वहाँ प्लाजे बन गए। ठीक है। और अभी कोशिश की पिछले कुछ सालों में, लेकिन उस हद तक कामयाब नहीं हो वो सका, रिवाइव नहीं हो सका, ठीक है। ऊपर से कोरोना आ गया। अच्छा, आपके यहाँ गेमें होती थी स्कूलों में, कॉलेजों में, आपने ज़्यादती ये की कि 2-2 कमरों में यूनिवर्सिटियाँ बना दी, जी। आपकी गेम्स चलेगी। वो आपको अलवी साहब याद होगा कि स्कूलों में बैनुल ज़िलाई मुकाबले होते थे, पहले ज़िला की तहसील की सतह पर, फिर डिवीजनल सतह पर, फिर सूबाई सतह पर, फिर कौमी सतह पर, और सिर्फ टैलेंटेड बच्चे निकलते थे उसमें अच्छा, गेम्स में। सिर्फ खेलों के मुकाबले नहीं होते थे, तकारीर के मुकाबले होते थे, नात खानी के मुकाबले होते थे, गायकी के, मादरत चाहता हूँ, गॉड ब्लेस इसी तरह शेर व अदब के मुकाबले होते थे। अब वो सारी चीज़ें आपने ख़त्म की। अच्छा, अभी यूथ हमारी चंद साल पहले ये शीशा जो है उस पर इकट्ठी हो जाती थी, तो शीशा को गैर इस्लामी तो नहीं है, न गैर इस्लामी है और न ही डॉक्टरों ने बताया है कि सिगरेट जितना नुकसानदेह भी नहीं है, एक फ्लेवर है, एक खुशबू है, और हमारे बुढ़ो बाबू ने अच्छा तो पाबंदी जी, लगा सिगरेट दी। के बारे में भी सुन लें। जी। सिगरेट जो है, मैं तो समझता हूँ टोबैको एक फसल है, फसल खुदा ने पैदा की है, फसल बेमकसद नहीं है, इसका कोई ना कोई मकसद होगा। तो वैसे तो ये जिनका हम तस्करा कर रहे थे, कासमी साहब, ये एक दिन मुझे कहने लगे कि यार वो फलां डॉक्टर ने मुझे कहा था 10 साल पहले कि जी सिगरेट छोड़ दो नहीं तो आप मर जाएंगे। तो कहते हैं उसको मरे हुए 10 साल हो गए, मैं जिंदा हूँ। ऐसे ही ठीक है। और अच्छा, और कुछ भी ना हो ना तो हर बजट में सिगरेट पे 100% टैक्स बढ़ा अच्छा, दें, ये ज्यादती है, इस बिजनेस पे बढ़ा दें। बस ज्यादती है। एक तो वो शीशे की महफिलें आपके अरब में होती हैं, आपकी यूरोप में होती हैं, अमेरिका में होती हैं, 80 बड़े सियाने ज़्यादा ना। तो हमने वो ख़त्म की। क्यों ख़त्म की? दूसरा, कोई इंडोर्स गेम होती थी वो भी ख़त्म हो गई। और जो ग्राउंड्स होते थे वो भी आपने ख़त्म कर दिए। इस्लामाबाद का तो हम और आप गवाह हैं ना कि हमारी मौजूदगी में जहाँ 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 ग्राउंड थे वहाँ से आज सड़कें गुजर गई, जहाँ खूबसूरत जंगल थे वहाँ टुंड मुंड हो गए और कोई पूछने वाला नहीं। तो एक तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आप नौजवान नस्ल को कितने मौक़ा दे रहे हैं तफरीह के। नंबर 2, ये जो आपके हाथ में सेल फ़ोन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये चीज़ें जितनी भी हैं, इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि मवाद जो है, ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि मवाद जो है वो गैर इस्लामी ना हो। ठीक है, कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद ना आए। नंबर 2, गैर अखलाकी मवाद ना हो। दुरुस्त है। पीटीए की जिम्मेदारी ये है, देखो हमारी अदारों की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की तो कम मैं समझता हूँ, अदारों की ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल, अदारे इस मकसद के लिए तनख्वाहें लेते हैं, कोई शक नहीं। तो पीटीए की ये जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि बंद कर दो, ये तो कोई हल नहीं हुआ, बिल्कुल सही, ये कोई इलाज नहीं है कि बंद कर दो। कोई इलाज नहीं। इलाज ये है कि आपके पास सब कुछ है, मशीनरी है, हथियार है, टेक्नोलॉजी है, आप गैर अखलाकी चीज़ों को बंद कर दें, गैर इस्लामी चीज़ों को बंद कर दें। ठीक है, सही है। आपकी हमसायगी में चाइना है, उसने उसको अमेरिकन टेक्नोलॉजी वारा नहीं खाती थी, उसने व्हाट्सएप नहीं रखा, उसने वी चैट अपना निकाल लिया। आप अपना सिस्टम निकालें, आपके पास ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बना सकते हैं, जो बना सकते हैं ऐसे ही। या फिर हमारा चाइना से लाइज़ाम ज़्यादा है तो हम चाइनी टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं इस मामले में भी। तो गुजारिश ये है कि आप गेम्स ख़त्म ना करें, बच्चों की गेम्स हैं, नौजवानों की गेम्स हैं, वो गेम्स अगर इस पे खेलते हैं, और ख़ास तौर पे इस कोरोनाई मौसम में जब वो बाहर भी नहीं निकल सकते, तो आप उनके घरों में भी, ज़हनी मरीज़ हुई हुई है पूरी कौम, ठीक है, पूरी कौम और ये चाहते हैं कि वो वालिदैन से लड़ते रहें और बस वालिदैन को तंग करें। ओ भाई, उनके लिए गेम्स तो ख़त्म ना करें, हाँ
उसमें से गैर अखलाकी मवाद आप ऐसे यही बात किया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। उन्होंने भी कहा भाई पीटीए को चाहिए था कि माहिर नफ्सियात को किसी को बुला लेते, उसके असरात का जायज़ा ले लेते। फिर उन्होंने कहा भाई ये देखो कि अगर आप में, इन्होंने कहा जनाब इस्लाम के ख़िलाफ़ मटीरियल जिस पे आपने गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि आपके तो नोट्स में तो ऐसी कोई बात नहीं, मीटिंग नोट्स में। फिर किसने आपको शिकायत किया कि इसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई, ऐसी भी कोई बात नहीं। शिकायत ये की गई जी कि ये साइकोलॉजिकली बैड इम्पैक्ट डाल रही है, सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा कोई केस नहीं है। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को खुदकुशी की बुनियाद पे अगर इस तरह पाबंदी लगानी हो तो फिर मज़हर बरलास साहब शादी पे भी खुदकुशी कर देनी चाहिए, सारी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को भी बंद कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि शादी की वजह से भी बहुत सारे लोग खुदकुशी कर जाते हैं, परेशान होते हैं, शादी नाकाम हो गई खुदकुशी कर ली। अच्छा, बच्चे बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से पढ़ पढ़ के निकलते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, खुदकुशियां कर रही हैं, बहुत बुरी बात है। तो आप इस बुनियाद पे ये क्या कर सकते हैं? और एक अजीब सी नॉनसेंस किस्म की एक सिलसिला था। बहरहाल जो भी अदालती फैसला आएगा ज़ाहिर है हम उसे वेलकम करेंगे, अदालती फैसला महफूज है। अगली खबर, शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट थी, ये गए हुए थे सारे मिलों के मालिक। उन्होंने कहा जी मेहरबानी करें कि हमें कोई हमारे कार्रवाई ना करें, हम जितनी मर्ज़ी है लूट मार करें, बेड़ा गर्क कर दें, लोगों को 50-55 रुपए वाली चीनी 90 रुपए में बेचें, हमें कुछ ना कहें, हमें कुछ ना कहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। उन्होंने कहा इदारे और हुकूमत अपना काम करे और एक्शन ले। अब उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया जी जी कि हुकूमत कार्रवाई करे, इदारे कार्रवाई करें। शुगर मिल एसोसिएशन ने 2 दिन पहले ये काम किया है कि उन्होंने ठंडा मीठा ज़का अशरफ अपना चेयरमैन बना दिया है। वाह 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 वाह। ज़का अशरफ साहब जो हैं, ये भी सुन लें, ये वही है ना जो नवाज शरीफ दौर में ज़री तरक्याती बैंक के, ना 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 ना, ये जरदारी दौर में, हाँ जरदारी में, हाँ सॉरी जरदारी के दौर में थे। ज़का अशरफ साहब क्लास फेलो हैं आसफ अली जरदारी के, पटारो कॉलेज के। जी हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट है, मैं इसी में वाइंड अप करता हूँ। ज़का अशरफ साहब आसफ अली जरदारी के क्लास फेलो, ज़री बैंक के चेयरमैन रहे, पीसीबी के चेयरमैन रहे। ज़का अशरफ के कज़न चौधरी जाफ़र इकबाल मुस्लिम लीग नून के हम रहनुमा हैं, डिप्टी स्पीकर रहे। ज़का अशरफ के कज़न चौधरी शफ़कत महमूद वज़ीर तालीम हैं मौजूदा गवर्नमेंट में। नून भी अपनी, पीटीआई भी अपनी, पीपल्स पार्टी भी अपनी, ओहदे भी अपने, कार्रवाई कर लें, ओहदे भी अपने, इक़्तिदार भी अपने, ताकत भी अपनी, मौजें भी अपनी, और गरीब लोग लड़ते हैं एक दूसरे के नाम पे। और मैं जब देखता हूँ जनाब के व्हाट्सएप्स के ग्रुपों में और फेसबुक पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं सियासी लीडरों के इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पे, तो उस वक्त हैरत होती है। उस वक्त यकीनन ये लोग हंसते होंगे आपस में जब शाम को बैठते होंगे। आज इतने ही, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।